तो डिस्कशन करते हैं अपन पहले ना। सीक्वेंस की शीट। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 A7 A7 के फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत हो? फर्स्ट पार्ट हो गया। वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एबीसी को, ए बी बी सी सी से। एबीसी को मल्टीप्लाई कर दो आप ए बी प्लस बी सी और प्लस सी से। फिर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा उसमें एबीसी। फिर सब में से क्या करेंगे, एबीसी को माइनस कर देंगे। हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी तो। फर्स्ट तो हो गया ना। अब सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड बताना है तो पहले -2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो एबीसी को मल्टीप्लाई कर दो -2 से। उसके बाद एबीसी को जोड़ दो। पहले -2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें -a चाहिए ना एक्चुअली। बी प्लस सी -a चाहिए। तो ये दिया हुआ है कि एबीसी एपी के अंदर है, और अगर ये एपी के अंदर है तो ये तो आ गए एपी के अंदर। अब लाना क्या है, किसी एक टर्म पे टारगेट करो, बी प्लस सी -a, यानी जो है उसको नेगेटिव करना है ना। बी प्लस सी तो लाना है, तो बी प्लस सी लाने के लिए मुझे बी प्लस सी को जोड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ बी प्लस सी जोड़ दें या कुछ और जोड़ दें। तो बी प्लस सी के साथ क्या ऐड करें, बी प्लस सी के साथ या तो -2a करें, बी प्लस सी -2a करें। लेकिन बी प्लस सी -2a करूंगा तो यहाँ काम नहीं चलेगा। तो पहले -2a लेके आ जाओ। ये -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -2 -2। ये किसके अंदर है, ए पे। अब ए बी सी को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दो। या ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस सी, या ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस सी। आ गए ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया है ना। ठीक है ना, तो उससे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए पार्ट 2 पर। आ गए शायद पार्ट 2 का A2 में कोई डाउट हो? A2 के बाद हम आ गए पार्ट 3। पार्ट 3 के A1 में कोई डाउट हो? ये सवाल अपनी शीट में था, इस तरह का सवाल। ये जेई मेंस में आया हुआ 2019 के अंदर, और ये सेम सवाल अपनी शीट में था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड अपनी शीट में ऑलरेडी था ना। फिर ये जो फर्स्ट है ये जेई मेंस में आया हुआ है 2019 के अंदर। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं इसमें अपन, तो थोड़ा सा हल्का सा मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर अपन ना। हमें उसको मैक्सिमाइज करना है, तो वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, तो मैक्सिमम पर आएगी या मिनिमम पर आएगी ना। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा अपने को ना। तो दोनों सवाल सेम है ना, मतलब वो पहले से शीट में था, और ये उसमें क्वालिटी बनती है लेकिन, और इसमें क्यूबिक बन जाती है ना। तो ये 2019 में आया हुआ है एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का A1। ये 2019 में आया हुआ है ना। तो उसमें दिया हुआ है A6 बराबर 2 है, और हमें इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है कि जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम आ जाए। तो पहले ये प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं कॉमन डिफरेंस लाना पड़ेगा। फिर कॉमन डिफरेंस की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम आ जाए ना। तो पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ डी लेके आना है अपने को, पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ डी। और वो ला सकते हैं ना। हमने फर्स्ट टर्म को ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को डी मान लो आप। तो 6 टर्म क्या आ जाएगा, 6 टर्म दे रखा है हमें 2 के बराबर। तो ए प्लस 5d बराबर 2 आ गया ना। ये एक गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब करना क्या है, वो जो प्रोडक्ट है उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। वी हैव टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस फॉर विच द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, प्रोडक्ट विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रोडक्ट को मैंने पी मान लिया ना, और वो लिखा हुआ है A1 प्लस A4, और साथ में क्या लिखा है A5 लिखा हुआ है। अब इस सबको डी में लेके आ जाओ आप। तो A1 तो A हो ही गया, फर्स्ट हमको हमने A मान रखा है। इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, और इसको लिखा जा सकता है A प्लस 4। अब हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, सबको डी में लेके आ जाओ। तो डी में ला सकते हैं, यहां से A निकाल लो। तो व्हाट इज A 2 - 5D, A को लिख सकते हैं 2 - 5D। अब यहाँ 5D है तो इसको लिखो A प्लस 3D प्लस 2D। तो व्हाट इज A प्लस 3D, 2 - 2D, तो आ जाएगा 2 - 2D, ये आ जाएगा 2 - 2D। और ये कितना आ जाएगा, ये 2 - D आ जाएगा। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्यूबिक आ जाएगा ना। तो आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ जाता है, दिस इज 2 × -5D³ एंड प्लस
17d² मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, ये 17d² माइनस 16d n + 4, ये ऐसा आ जाएगा ना। पर अब इसको विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट कर दो, इसको विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट करो, जैसे अपन बोलते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम के अंदर भी तो बोलते हैं, अगर वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होता है ना तो उसका एक ही मिनिमा आता है बस, और मिनिमा पर वैल्यू क्या आ जाती है, मिनिमम आ जाती है। और अगर डाउनवर्ड होता है तो एक मैक्सिमा आता है, और उस मैक्सिमा पर ही वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक का डायग्राम भी बना रखा है ना हमने, तो कहीं मिनिमा भी आएगा और उसका मैक्सिमा भी आएगा। तो जहां मैक्सिमा आएगा ना वो डी चाहिए अपने को, वो वाला डी चाहिए, क्योंकि वही वैल्यू मैक्सिमम आएगी ना। और निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, वहां से अगर लगेगा डी की 2 वैल्यू आ रही है तो हम मैक्सिमम मिनिमम पता लगाना आता है, डेरिवेटिव का साइन स्कीम चेक कर लेंगे, या डबल डेरिवेटिव से भी पता लगा सकते हैं, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम पर। हालांकि हमने साइन स्कीम से चेक कर रखा है ना, अपन साइन स्कीम से चेक कर लेते हैं ना, पता रखा ना, अगर वो लेफ्ट से राइट मूव करने पर माइनस से प्लस हो रहा हो तो मिनिमा आता है, और प्लस से माइनस हो तो मैक्सिमम आता है। इनको याद रखो, आप पढ़ लिया ना अपन ने, जो भले ये दोबारा अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में 12th क्लास के अंदर, लेकिन वहां तक तो मैच्योर हो जाना चाहिए अपन बिल्कुल, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, अगर कोई चीज पढ़ ली तो अपन ना, इतनी स्पीड रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। A2 पर आ गए, A2 में कोई डाउट हो, A2 में कोई डाउट, A2 के बाद A5 में कोई डाउट हो। A5 में ये लिखा हुआ है, ये 2010 में आया हुआ है AAEEE के अंदर, तो इसमें भी अगेन हमें आसान है वैसे सवाल, मतलब सवाल कई बार थ्योरेटिकली लंबा होता है, मैथमेटिक्स में सवाल ऐसे कम आते हैं, मैथमेटिकल सिंबल ज्यादा लिखे हुए होते हैं ना, कई बार आते हैं लेकिन थ्योरेटिकल लिखे हुए ना, तो उनको पढ़ना आना चाहिए बस अपने को। अब पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स, उनको काउंट कर रहा है, एंड लेट AN डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट, यानी nth मिनट का मतलब, जैसे A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट मिनट में जो उसने नोट काउंट किए उनकी काउंटिंग 150 है, यानी पहले मिनट में उसने 150 नोट काउंट कर लिए, दूसरे मिनट के अंदर भी 150, तीसरे मिनट के अंदर 150, ऐसे 10 मिनट तक लगातार, पहले मिनट में 150 काउंट करे, दूसरे मिनट में 150 काउंट कर लिए, 10 मिनट तक लगातार क्या कर रहा वो, 150 नोट काउंट करता रहा। अब उसके बाद क्या, आदमी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लगातार नोट गिन रहे हैं अपन, 10 मिनट तक तो गिन लिए अपन, अपनी स्पीड मेंटेन रही, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। अब उसके बाद A11, A10, A11, A12, A13 ये सब AP के अंदर है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, यानी अब उसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है। अब A10 के बाद जब A11 आएगा तो 11th मिनट के अंदर उसने 150 नोट काउंट नहीं करे, 148 काउंट करे, तो 12th के अंदर 146 काउंट करे, दो नोट कम करता जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस -2 आ गया ना भाई, पहले तो कांस्टेंट रही उसकी स्पीड, फिर 11th मिनट के बाद दो नोट कम करता जा रहा है वो, तो वो हमें पता लगाना है। और देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स, यानी 4500 करेंसी नोट काउंट करने, और हमें पता लगाना है कि वो करेंसी नोट उसने कितने मिनट में काउंट कर लिए, पता लगाना है अपने को। तो उसके लिए हमें पता है कि भाई A1 से लेकर A1 हो जाए, A2 हो जाए, और ये A10 हो जाए, ये सब तो कितने 150, तो 10 मिनट के अंदर कितने नोट काउंट कर लिए उसने, 10 मिनट में 1500 नोट काउंट कर लिए उसने 10 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट्स में 1500 नोट काउंट कर लिए उसने। अब हमें पता लगाना है कि बाकी ऐसे कितने मिनट लिए, बाकी कितने नोट बचे, 3000, तो 3000 नोट काउंट करने में कितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा होगा ना उसमें 10 ऐड कर देंगे अपन, सही बोल रहा हूँ भाई, 3000 नोट काउंट करने में अब उसको जितना समय लगेगा उस टाइम के अंदर हम 10 मिनट्स को ऐड कर देंगे, सही बोल रहा हूँ। तो हमें पता लगाना है ना, यानी हमें पता लगाना है, अब जो 3000 नोट काउंट कर रहे हैं, कुछ 11th मिनट में काउंट करेगा वो, कुछ 12th में काउंट करेगा, कुछ 13 में काउंट करेगा, अब पता नहीं है हमें भाई यहां से स्टार्ट करके कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम 3000 आ जाए, ये पता नहीं है अपने को ना। तो हमने मान लिया भाई यहां से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, और यहां से स्टार्ट करके n टर्म्स का सम 3000 आ जाता है ना, ये हम चाहते हैं ना। अब जो यहां से n आएगा ना, जो यहां से n आएगा उस n के अंदर क्या करेंगे, ये 10 मिनट्स को ऐड कर देंगे अपन। इस समझ में आ गया आपके, पर अब तो कोई दिक्कत नहीं फिर मेरे हिसाब से ना भाई, ये एक AP है, इस AP का ये फर्स्ट टर्म है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 148, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP -2, और हमने मान लिया भाई n टर्म्स का मैं सम निकाल रहा हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा और n टर्म्स तक मैं ऐड करूंगा, तब जाके 3000 आएगा, बस मुझे n की वैल्यू निकालनी है यहां से ना। तो ये आ गया नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, n टर्म्स अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म
तो 2 into first term. First term is 148 plus number of terms -1, n -1 into common difference -2. बस इसको रख दो आप और 3000. इस 2 को अंदर ले जाओ ताकि दिक्कत नहीं आएगी ना. और इस तरह से क्वाड्रेटिक बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 149n एन प्लस 3000 बराबर 0. 3000 बराबर 0. ये ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाएगी. तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ जाएंगी ना. बना सकते हैं दोनों. 2 को अंदर ले गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरचेंज कर लिया, ऐसा क्वाड्रेटिक बन गई. तो यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे. एक तो आएगा n इजिकल टू 125 और एक आएगा 24. अगेन अनफॉर्चुनेटली दोनों वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई है ना. जैसे कल आया था 69 आया था ना, हमने क्लास में किया था, उसमें 409 आया था. तो अब ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, है ना. बेसिकली ये सवाल जो आया था ना, वो ये ऑब्जेक्टिव में आया था, मतलब इसको तो इंटीजर टाइप बना दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में आया था ना. अब अगर मैं आंसर ये मानता हूँ, यानी यहाँ का मतलब यहां से स्टार्ट करके 125 टर्म्स का सम 3000 आ रहा है, इसका मतलब यानी हम मान के चल रहे हैं 125 मिनट लिए उसने 3000 नोट काउंट करने में. अगर मैं ये मानूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 135. और अगर मैं ये लेता हूं तो आंसर कितना आएगा. और दोनों ऑप्शन में थे, 135 भी ऑप्शन में था और 34 भी ऑप्शन में था. दोनों ऑप्शन में थे वो ना. तो हमें डिसाइड करना पड़ा कि भाई आंसर क्या लेंगे, क्योंकि AEEE के अंदर क्या सिंगल चॉइस करेक्ट होता है ना. जेईई मेंस के अंदर अब तक सिंगल चॉइस करेक्ट ही आता है ना. आगे क्या होगा पता नहीं है अपने, अब तक तो सिंगल चॉइस करेक्ट आया ना, यानी आंसर तो कोई एक होगा. अब वो डिसाइड, और दोनों ऑप्शन में थे. भाई मान लो एक ऑप्शन में नहीं होता, 135 ऑप्शन में नहीं होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. 34 आंसर था. ये आंसर में नहीं होता, ये होता तो इसको टिक कर देते. लेकिन दोनों ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट थे उसके अंदर ना, 135 और 34. अब कैसे पता लगाएं, ध्यान से देखो आप. देखो ये तो बहुत ज्यादा मिनट ले रहा है ना. कैसे, अगर हम देखें भाई, अगर मैं, यानी इसका मतलब क्या है, 125 टर्म का सम कितना आ रहा है 125 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म है और यहां से स्टार्ट करूं, और अगर मैं ये करेक्ट वैल्यू मानता हूं तो 125 टर्म का सम 3000 आए. तो मैं 125 टर्म निकालने की कोशिश करता हूं. बेसिकली टर्म है ना, ये एक टर्म है. ये टर्म क्या बता रही है, ये टर्म हमें ये बता रही है कि 11th मिनट के अंदर उसने 148 नोट काउंट किए, 12th मिनट के अंदर 146 काउंट किए, 13 के अंदर 144 काउंट किए. तो अगर मैं इस तरह से इसका 125 टर्म निकालूं, 125 टर्म अगर मैं निकालना चाहूं, 125 टर्म निकालना चाहूं, तो क्या यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और 125 टर्म निकालना चाहूं, तो ए का मतलब कितना हो गया 148, n-1 ये n-1 आ गया, इंटू डी. व्हाट इज डी. तो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. इसका मतलब 125 मिनट में उसने नेगेटिव नोट काउंट किए. हो ही नहीं सकता ना, तो दिस इज नॉट फिजिबल. ऐसा थोड़ी हो सकता है. 0 नोट काउंट करे, समझ में आ गया, उसने काउंट ही नहीं करे. नेगेटिव नोट कैसे काउंट करेगा वो, काउंटिंग नेगेटिव थोड़ी होगी हमारे पास. दिस इज नॉट फिजिबल, दिस इज नॉट फिजिबल. आंसर इज 24. आगे समझ में. वो ये पूछते ना, अगर वो ऐसा पूछते कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी एडेड सो दैट देयर सम इज 3000, आंसर फिर दोनों होते हैं. आंसर फिर दोनों होते हैं. क्योंकि ठीक है वो कोई बात नहीं भाई, यहाँ 24 का निकालूंगा तो भी 3000 आ जाएगा. उसके बाद जो टर्म्स आएंगे उन सबका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. उसके बाद उन सब, लेकिन ये फिजिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. कि अगर मैं ये मानूंगा तो फिर वो कुछ मिनट ऐसे आएंगे जब वो नेगेटिव नंबर ऑफ नोट काउंट करने लग जाएगा, एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है ना, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो n बराबर 24 हो गया यहां से यहां तक. 24 मिनट तो ये आ गए, और 10 मिनट में 1500 काउंट कर लिए थे उसने. तो आंसर विल बी 34 मिनट के अंदर जो है वो 4500 करेंसी नोट काउंट कर पाएगा ना. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में किसी को बताना हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड सबको आ गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड वो लिखते जाओ उसको. भाई एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कुछ डिफरेंट एपीज हमारे पास हैं. ये लिख लिया हमने एपी का फर्स्ट टर्म, और ये लिख लिया कॉमन डिफरेंस. जैसे कुछ फर्स्ट एपी लिख दी मैंने, यहाँ कोई फर्स्ट एपी है, फिर कोई सेकंड एपी है, फिर कोई थर्ड एपी है. ऐसे पी तो एपी दे रखी है ना, पी एपी हमारे पास है ना. तो फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, यानी 1 2 3 क्या है, उन एपी के फर्स्ट टर्म्स हैं. और जो आगे लिखा हुआ है 135, ये क्या है, उनके कॉमन डिफरेंस है ना. तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया, और कॉमन डिफरेंस भी 1 हो गया. तो ये जो भी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस 1 है, उस एपी के मैं फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालूंगा ना, तो निकाल सकता हूं ना. तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं S1 से. तो कितना आ जाएगा n/2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और इंटू कॉमन डिफरेंस. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस 1, ये 1 आ गया ना.
तो व्हाट दिस आंसर इज n into n plus 1 by 2. ये आ जाएगा n into n plus 1 by 2. दिस विल बी n into n plus 1 by 2. ये आ जाएगा n into n plus 1 by 2. ये ऐसा आ जाएगा n into n plus 1 by 2. आ जाएगा n into n plus 1 by 2. This s1 is equal to n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. ये ऐसा आ जाएगा. अब सेकेंड एपी की बात करते हैं ना. उसका फर्स्ट टर्म अगेन क्या है? 2 है ना. कॉमन डिफरेंस क्या है? 3. क्या इसका सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं? इसका सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं. तो ये आ जाएगा s1 इज इक्वल टू, अगर निकालेंगे तो n इंटू 3n प्लस 1 by 2. ये ऐसा आ जाएगा. थर्ड एपी की बात करते हैं. इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है. और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 5 है ना. इसकी सम ऑफ फर्स्ट, ये s2 है हमारे पास, दिस इज s2. और अगर मैं s3 निकालूंगा तो आएगा n इंटू 5n प्लस 1/2 आ जाएगा ना. अब हमें क्या करना है? s1 s2, ये सब p एपी की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म ये हो गया, थर्ड एपी का फर्स्ट टर्म ये है. तो फोर्थ एपी का फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 4. फिफ्थ एपी का, तो pth नंबर की जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा? p आ जाएगा. अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. तो फर्स्ट का 1 है, थर्ड का 3 है. अब अगर इस सीरीज का मैं nth टर्म निकालूं तो क्या आएगा? 2n-1. हमें pth टर्म चाहिए, pth टर्म, तो क्या आ गया? 2p-1 आ गया ना. ये 2p-1 आ जाएगा. तो जिस एपी का फर्स्ट टर्म ये है और जिस एपी का कॉमन डिफरेंस ये है, उसका अगेन मुझे क्या करना है? सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है ना. तो सम ऑफ एन टर्म में निकाल सकता हूं. उसको बोल रहे हैं अपन एसपी बोल रहे हैं ना. तो आ जाएगा n इंटू एन पी एन और प्लस 1/2 आ जाएगा. वो ऐसा आ जाएगा. ये फर्स्ट टर्म पता है. अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता हो, उस एपी का कॉमन डिफरेंस पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो उस एपी के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को निकाल सकते हैं ना. यानी सभी एपी का क्या करा हमने? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकाला है. अब इन सबका भी क्या निकालना है मुझे? इन सबका भी सम निकालना है ना. तो ध्यान से देखें, या तो इनका सम निकालने के लिए ये भी एपी के अंदर आ रही है ना, या इनका सम निकालना भी आसान है. देखो इन सबको जब जोड़ूंगा ना मैं, तो ध्यान से देखो n/2 कॉमन आ जाएगा. इन सबको जब मैं ऐड करूंगा ना, ऐड करना भी लिखा हुआ है ना आपके पास, जब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो ये यानी s1 प्लस s2 प्लस और sp, इन सबको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो n/2 कॉमन आ गया. देखो आपने. अब n/2 कॉमन आने के बाद क्या बचा? वहां बचा n+1, फिर आएगा 3n+1, फिर आएगा 5n+1. तो 1 1 1 कितनी बार आया? p टाइम्स आया. तो p बन गया ना. और हमने क्या करा? n कॉमन ले लिया. वो n, 3n और 5n, इनको अलग ऐड कर लिया मैंने. और लास्ट में कितना आ गया? 2p और कितना आ गया? 2p. वो लास्ट में मैंने क्या लिखा? लास्ट में np आया ना. वो लास्ट में np आ जाएगा. वो np आ जाएगा. np, वो np आ जाएगा. क्या आ जाएगा? np. ये ऐसा आ गया ना. और वो 1 1 1 अलग आया कि नहीं आया समझ में? वो 1 ये आगे समझ में? नोट क्या करो ना, फिर नोट करो ना साथ में. स्क्रॉल क्यों करूं? नोट कब करोगे फिर बाद में? स्क्रॉल कर दो उसको नीचे. क्यों कर दो स्क्रॉल? आराम करने आए हो क्या क्लास में? शर्म नहीं है कहते हुए ये बात? तो ये ऐड कर दिया हमने. सब में से n/2 को कॉमन ले लिया हमने. और n/2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? फर्स्ट टर्म में क्या आया? n+1 आया ना. उसमें क्या आया? 3n+1. उसके अंदर फिर 5n+1, फिर लास्ट में np+1. तो उनको अलग ऐड कर लिया. n, 3n, 5n, np, इनको अलग ऐड कर लिया. ये अलग ऐड कर लिया. अब 1 1 1 वो कितनी बार आया? वो p टाइम्स आया. तो 1 को अगर मैं 2 बार ऐड करूंगा कितना आएगा? 2 आएगा. 1 को 3 बार, 1 को p टाइम्स. ये p आ गया हमारे पास. ये सब p आ गया. अब ये हमें सम निकालना है ना. तो या तो ये देख लो भाई एपी के अंदर, या इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को. ये n/2 की जगह n/2 लिखा हुआ है ना. यहां से हमने n कॉमन ले लिया. तो ये क्या आ गया? 1 + 3 + 5 अप टू p आ गया ना. तो ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो ऐसे नहीं आया. वो लास्ट में मैंने शायद गलत लिखा है. वो 2p-1 आएगा. वो लास्ट वाला जो सम आएगा ना, वो ऐसा आएगा. लास्ट वाला जो sp आएगा ना, वो sp ऐसा आएगा n/2 और इंटू 2p-1, वो ऐसा आएगा 2p-1 n+1, वो ऐसा आएगा ना. लास्ट वाला वो ऐसा आएगा ना. लास्ट वाला ऐसा आएगा. तो यहां पर आएगा हमारे पास, ये मैंने गलत लिखा है, लास्ट वाला ये आएगा.
भाई फर्स्ट टर्म मुझे पता है पी है, कॉमन डिफरेंस 2p माइनस 1 है, और अगर उसकी मैं एन टर्म का सम निकालूंगा तो आएगा n/2 2p माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 आएगा, वो ये आएगा ना। तो उसमें हमने ऐसे निकाल लिया। मेरी बात समझ में आ गई? लिख के बताऊं? वो ऐसा आएगा ना, तो ये ऐसा लिख लिया इसको मैंने ना, और ये यहां तक आ जाएगा 2p माइनस 1, दिस इज 2p माइनस 1 इंटू एन, ये ऐसा आ जाएगा ना। ब्रैकेट लगा दिया, प्लस p अलग से आ गया। तो ये हमने ये n तो कॉमन ले लिया, और ये कितना आ गया 2p माइनस 1 आ जाएगा, दिस इज 2p माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा लास्ट में प्लस p, ये ऐसा आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस? सम ऑफ फर्स्ट p ऑड नेचुरल नंबर, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट। या तो भाई सम निकालेंगे, एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, एपी की टर्म्स का सम निकालना है ना। ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये एपी का सेकंड टर्म है, ये एपी का पीएड टर्म है, इस एपी का सम निकालें। या तो ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, ये हम जानते हैं दीज आर ऑड नेचुरल नंबर, दीज आर फर्स्ट p ऑड नेचुरल नंबर। तो सम कितना आ जाएगा? p स्क्वायर आ जाएगा ना, ये प्रूव कर रखा है क्लास में हमने ना। तो n/2 की जगह n/2 आ गया, n की जगह n आ गया, ये p स्क्वायर आ जाएगा और प्लस p आ जाएगा। बस यहाँ से p बाहर निकाल लो आप, तो np/2, और अंदर कितना बचेगा? np+1 बचेगा ना, np+1। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो दिस इज द आंसर। बस पेशेंस का काम था इसमें, जिसने सवाल पढ़ा होगा, ईमानदारी से करता गया होगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी सवाल करने में। और इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 सेकंड पर आ गए। सेकंड में कोई डाउट हो? वो तो हमें दे रखा है एपी के अंदर है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, तो अगर ये एपी में तो कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा, कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो वो मान लिया वो कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है। भाई फर्स्ट टर्म तो दे रखा है हमें 1 के बराबर, अब सेकंड टर्म हम कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा, तो मान लिया वो कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है log x टू द बेस y, log x टू द बेस y, ये सेकंड टर्म आ जाएगा 1 + d। सही है ना? कॉमन डिफरेंस को डी पता नहीं है, डी क्या है ये पता नहीं है अपने को, लेकिन कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ है। जैसे अब थर्ड टर्म जो आएगा, थर्ड टर्म लिखा हुआ है log ऑफ y टू द बेस z, एंड दैट इज इक्वल टू 1 + 2d, वो आ जाएगा 1 + 2d। ये थर्ड टर्म ऐसा आ गया हमारे पास है ना, दिस इज द थर्ड टर्म, ये आ जाएगा 1 + 2d। अब जो फोर्थ टर्म हमारे पास है, दैट इज -15 log ऑफ z n टू द बेस x, दैट इज 1 + 3d आ जाएगा इसमें। अब हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है। एक्स वाई जेड में रिलेशन तब आएगा जब डी की वैल्यू आएगी। अब डी लाने के लिए क्या करें? डी में इक्वेशन चाहिए, और डी में इक्वेशन जो आएगी उसमें एक्स वाई जेड नहीं आना चाहिए। तो उससे जब डी की वैल्यू आएगी, उस डी की वैल्यू को ला के रख दूंगा, और उससे एक्स वाई जेड में रिलेशन आ जाएगा। अब मेरा चैलेंज ये है कि एक्स वाई जेड गायब करना है। तो ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों करो? ये क्या लिखा हुआ है? log x अपॉन log y, बेस्ट चेनिंग थ्योरम, log x अपॉन log y। तो यहाँ x ऊपर है और y नीचे, यह आएगा log y अपॉन log z, फिर log z अपॉन log, और सबको मल्टीप्लाई करते सब गायब हो जाएंगे ना। तो ये लिखा हुआ है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log x अपॉन log y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log y अपॉन log z लिखा हुआ है, और ये -15 की जगह -15 है, और ये लिखा हुआ है log z अपॉन log x, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये log x से log x कट जाएगा, ये log y से log y कट जाएगा, ये log y से ये log y कट जाएगा, वो ऊपर है नीचे, और log z से log z कट जाएगा। तो व्हाट वी गेट? वी गेट 1 + d, वी गेट 1 + d इंटू 1 + 2d इंटू 1 + 2d और इंटू 1 + 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? -15 आ जाएगा, इज इक्वल टू -15। अब इससे क्या डी में क्यूबिक बन गई है, तो यहां से मैं डी की वैल्यू निकाल पाऊंगा ना, और यहां से डी निकाल के मैं रख दूंगा, और फिर उससे मैं एक्स वाई जेड में रिलेशन निकाल पाऊंगा ना। अब डी निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई करना आता ही है। तो वी गेट 6d³ ऐसा आ जाएगा, 6d³ प्लस 11d² एंड प्लस 6d और प्लस 16, 6d + 16 = 0। अब एक रूट मुझे हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा, एक हमें हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं। डी बराबर 1 सेटिस्फाई करेगा क्या? डी की कोई पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी डी की, तो डी बराबर -2 सेटिस्फाई कर जाएगा, और डी बराबर -2 करेगा तो उसका एक फैक्टर क्या आ गया? d+2 आ गया। बाकी अब निकालना आता है, हमें 6d² लिखना पड़ेगा, यहाँ 6d², ताकि 6d क्यों आ जाएगा, फिर 12d² आएगा तो माइनस का d लिख देंगे ना। फिर आप कांस्टेंट को मैच करा दो, 8 = 0। कांस्टेंट 16 कैसे आएगा? अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ आएगा ना। इसका डी नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन इसका डी आएगा नेगेटिव, यानी इसके दोनों रूट क्या आ जाएंगे? इमेजरी आ जाएंगे ना। बस एक रियल रूट एक ही आएगा, d = -2, और d बराबर -2 को रख दो यहाँ पर। अब d बराबर -2 को रख दो यहाँ, तो d बराबर -2 को रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1। d को रखूंगा -2 तो ये वैल्यू आएगी -1, दिस इज -1, ये आ जाएगा -1। d को -2 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा?
ये -3 आ जाएगा, सही है ना, ये आ जाएगा -3, और डी को -2 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5। मतलब एक्स वाई जेड में रिलेशन निकाल सकते हैं अपन, ये आ जाएगा -5। जैसे यहां से देखूंगा मैं, इसको कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंट के अंदर, तो यहां से कितना आ गया, एक्स बेस पर पावर लगा दो, ये ऐसा आ गया। फिर यहां से निकालना चाहूंगा तो यहां से क्या आएगा, y इज इक्वल टू z टू द पावर -3। फिर यहां से निकालना चाहूंगा तो आएगा log ऑफ z n टू द बेस x इज इक्वल टू 1/3। 1/3 सही है, 1/3 आ जाएगा ना, पर यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3, z इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। ये x बाई जेड में रिलेशन निकाल लिया अपन, ठीक है ना, ऐसा निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट हो वो तो कॉमन निकाल, समझ में आ गया सवाल, मतलब उसमें एपी का पहला तो फर्स्ट टर्म है और बाद वाला कॉमन डिफरेंस, हमें तीनों एपी का निकालना है, वो तीनों एपी की कॉमन टर्म निकालनी है ना। तो पहले फर्स्ट 2 एपी का निकाल लो, फर्स्ट 2 एपी का निकालना आसान है ना। तो फर्स्ट और सेकंड एपी का जो कॉमन टर्म आ गया उससे एक एपी बन गई, और जो थर्ड एपी है उनका फिर कॉमन टर्म निकाल लिया, और वो वैसे निकाला जैसे मैंने बताया आपको, है ना। तो उनको इसका जनरल टर्म निकाल लिया, एक का एमएट टर्म और एक का एनएट टर्म, उनको बराबर कर दिया। बस फर्स्ट टर्म ही निकालनी है अपने को, कॉमन डिफरेंस तो मालूम पड़ जाएगा ना अपने को। फर्स्ट और सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, शायद 15 आ रहा है ना, और थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 7। तो 15 और 7 का एलसीएम 105, यानी डी तो 105 आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड एपी का फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रहा है, 103, नहीं फर्स्ट और सेकंड एपी का, फर्स्ट और सेकंड एपी का 13, और कॉमन डिफरेंस 15 आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड एपी का जो कॉमन टर्म्स कर लिया ना, ये फर्स्ट और सेकंड, हमने कल 2 के लिए किया था या 3 के लिए करा रखा उन्होंने। फिर सेम सवाल जेई में भी आया हुआ है ना, सेम सवाल आगे एक्सरसाइज 3 के अंदर भी मिलेगा आपको ना। फर्स्ट और सेकंड का कॉमन टर्म निकाला नहीं निकाला, निकालिए, कल सिखाया ना मैंने आपको यार, कल सिखाया नहीं क्या क्लास में, निकाल सकते हैं लेकिन दिक्कत आएगी ना। तो पहले 2 का निकाल लो ना, तीनों का निकाल लो एक साथ चाहो तो। किससे निकालोगे तीनों का एक साथ, कैसे सोचोगे, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, तो वो तो लिखना तो पड़ा ना, 3 बार क्यों लिखे फिर अपन, 2 बार से काम चला लो ना। फर्स्ट और सेकंड एपी में देखने से मालूम पड़ रहा है, फर्स्ट और सेकंड एपी का कॉमन टर्म क्या आ गया, 13 आया ना, ये ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है मैथमेटिकली। तो फर्स्ट और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म तो ये आ गया 13, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 15, यानी हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 13 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 15 है। अब जो थर्ड एपी हमारे पास है, थर्ड एपी, ये तो फर्स्ट और सेकंड से बन गई एपी, अब थर्ड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, थर्ड एपी का फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। अब 2 एपी हो गई, फर्स्ट और सेकंड से मैंने एपी बना दी और थर्ड एपी है, बस इसका मुझे कॉमन टर्म निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका कॉमन डिफरेंस 15 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 105, यानी जो इन तीनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा कॉमन टर्म्स का वो 105 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है और इस एपी का बस पता लगाना है कौन सा पहला टर्म है जो कॉमन है, वो पता लगाना है। तो इसका जनरल टर्म लिख दो आप, इसका कितना आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसा आ गया। अब इसका निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7 है ना, थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर लो और एम और एन में रिलेशन निकाल लो। बस एक टर्म पता लगाना है कि एम और एन की किस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म आने के बाद कॉमन डिफरेंस तो आएगी हमारे पास है, ये नहीं आ रहा समझ में, कल समझाया मैंने आपको ऐसे ना, वो इसलिए समझाया था आपको ताकि दिक्कत नहीं आया ना। वहां तो सवाल सोचना आसान था जो कल हमने किया था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना। हमने फर्स्ट सेकंड का भी निकाल लिया, अब थर्ड हमारे पास एपी ये थी, इनका कॉमन टर्म निकाल रहे हैं और हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हो गया क्लियर, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 8 में कोई डाउट हो, वो शायद राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, तो उसमें सबसे बड़ी साइड मान लो आप, वो डिपेंड करेगा डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो उसमें हमने मान लिया कि डी पॉजिटिव है, नेगेटिव भी मान सकते हैं, डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव। हमने मान लिया 3 नंबर है हमारे पास, ये एपी के अंदर मान लिया ना। हमारी शीट में सवाल था जेई में आने के पहले, अपनी शीट में जो सवाल है उसमें लेकिन जीपी के अंदर है, 3 नंबर है, वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो जीपी के अंदर है, सवाल आया एपी के अंदर है ना। तो इसमें ये मान लिया 3 नंबर हमारे पास है, दिख ही रहा है एपी के अंदर है। अब इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, कोई जरूरी नहीं है ना, ए माइनस डी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि डी पॉजिटिव है या नेगेटिव।
तो आपको कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा। मैंने मान लिया भाई, अगर मैं मान रहा हूँ ये लार्जेस्ट है तो डी को पॉजिटिव मान लिया मैंने। अब जो डी की वैल्यू आएगी उसमें पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर डी को नेगेटिव मानते हैं आप, फिर ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है ना, हमने डी को पॉजिटिव मान लिया तो ये लार्जेस्ट है ना। आगे समझ में? तो बस अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दो आप, तो ये सबसे बड़ी साइड ये हो गई, तो ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस। ए प्लस डी तो हो गया हाइपोटेनस, या ए मान लो चाहो तो, या ए माइनस डी मान लो, या मैंने ए माइनस डी मान, तो एक तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम और एक इसका एरिया निकाल लो, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, उससे ए और डी आ जाएगा। डी की दो वैल्यू आएंगी, हमने एज्यूम कर रखा है पॉजिटिव, तो डी बराबर 2 आ जाएगा और ए बराबर 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कौन सा है इसमें? फर्स्ट हो गया, बताना है हो गया, लिख लो ना एस माइनस 2t। एस लिखना नहीं आता क्या? एस में क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ 30 टर्म्स, और उसमें क्या लिखा है? सम ऑफ 15 टर्म्स। भैया दे रखा है ना एस माइनस 2t बराबर कितना दिया हुआ है? 2t है कितना है? एस 75, ये 75 दे रखा है ना। अब एस का मतलब क्या है? सम ऑफ 30 टर्म्स वो दे रखा है, और इस टी का मतलब क्या है? और टर्म्स, यानी टोटल राउंड हमारे पास 30 है, तो 15 और टर्म्स हो जाएंगे मतलब है ना। तो ये 30 का समय है, 15 का समय है ना, तो ये 30 का सम निकाल लिया भाई, 30/2 ये कितना आ गया? a1 प्लस 29d। नहीं आ रहा समझ में? 2 की जगह 2 आ गया। अब 15 टर्म का सम, द नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस 14d आएगा ना, ये 2d आएगा क्योंकि वो ऑड है ना हमारे पास, तो 2d आ जाएगा वरना 14 तो आएगा सही, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 2d आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 75। तो देखो इस 2 से 2 हट जाएगा, ये भी कितना आएगा? 15 ही आएगा, ये 15 तो 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 से डिवाइड कर दो आप, ये 15 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ कितना आ गया? या 5 आ गया। पर इससे a1 से a1 कट जाएगा, अब ये 2a1 से 2a1 कट जाएगा, तो d बराबर 2a1, तो 2a1 से 2a1 कट जाएगा, और d बराबर कितना आ गया? d बराबर आ गया 5। और एक इंफॉर्मेशन और है हमारे पास, वहां से a निकल जाएगा, वहां से a निकल जाएगा ना, दे रखा है ना कुछ दे रखा है, एक इंफॉर्मेशन और है हमारे पास, वहां से वो निकल जाएगा। और कौन सा है? हो गया 8 और 9, 19 हो गया, वो भी आसान है, वहां से a और d निकाल लिया अपना, कैलकुलेट कर। आगे चलते हैं हम। एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए ना, हो गया होगा प्रूफ। पहले 1 को ऐड कर दो, है ना, पहले 1 को ऐड कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो एबीसी से, नहीं पहले 1 को ऐड कर दो, फिर 1 को ऐड करने से क्या आ गया? एबीबीसी सी आ गया, फिर एबीबीसी सी से डिवाइड कर दो, और बाद में एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ रहा ना शायद, तो उससे एबीसी एपी के अंदर आ जाएंगे। ये लिखा था ना ए इंटू 1/b प्लस 1/c, एक टर्म लिखा हुआ था है ना। तो पहले इसमें क्या करो? 1 ऐड कर दो सब में, तो इससे इसका न्यूमरेटर सेम हो गया, उस न्यूमरेटर से कर दो डिवाइड, तो उससे आ गया 1/bc, फर्स्ट टर्म के अंदर ही आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो एबीसी से, तो फर्स्ट टर्म में पहले सब में 1 ऐड किया, उससे न्यूमरेटर सेम हो गया, फिर सेकंड स्टेप पर आया, उसको एबीबीसी सी से डिवाइड कर दिया, उसके बाद एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट टर्म ए आ जाएगा, सेकंड टर्म बी आ जाएगा, थर्ड टर्म सी। अब जिसने घर जाके देखा होगा ना, उसको मेरी बात बोलने से समझ में आ गई होगी, और जिसने देखा ही यहाँ होगा उसके समझ में कैसे आएगा? वो तो सिवाय गुस्से के कुछ नहीं कर सकता मेरे ऊपर, उसको बहुत जबरदस्त गुस्सा आता होगा मेरे ऊपर, लेकिन आपके गुस्से करने से कुछ नहीं होगा, उससे मेरा नुकसान नहीं होगा, उससे आप ही का नुकसान होगा ना। और जो करके आया होगा उसको मेरे बोलने से समझ में आ गया होगा कि सर सही बोल रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं ना, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 3 प्रॉपर्टी लिख ली थी है ना। फर्स्ट लिखा था कि वो एबीसी अगर एपी के अंदर है तो 2b बराबर a प्लस सी। सेकेंड में आया था ऐड कर दो माइनस कर दो, वो लिख लिया था। फिर लिखा था सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग इन एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हमेशा उसके सवाल भी कर लिए हमने ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 आएगा शायद ना। देखिए इन एन एपी
any term in an AP, any term के बाद लिखें ब्रैकेट में except the first term in an AP, any term के बाद लिखेंगे ब्रैकेट में except the first term. फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वन, यानी सेकंड की बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे. इन एन एपी एनी टर्म, फिर लिख लिया ब्रैकेट में एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट बंद कर दिया, इज इक्वल टू हाफ of the sum of the terms which are equidistant from it. In an AP, any term is equal to half of the sum of the terms which are equidistant from it, which are equidistant from it. In an AP, the sum of the terms, any term is equal to half of the sum of the terms which are equidistant from it. यानी कोई भी टर्म, अगर मैं एपी की कोई भी टर्म निकालना चाहूं तो जो कोई भी टर्म होगी ना, बस फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, कोई भी टर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फिफ्थ हो, कोई भी टर्म अपने से बराबर दूरी पे जो टर्म्स होंगी उनके सम के हाफ के बराबर होगी, उनको ऐड कर दो और उसका आधा कर दो. समझने के लिए यहां से देख सकते हैं, मान लो मैंने एपी मान लिया ए है, ये सेकंड टर्म मैंने मान लिया, ये थर्ड टर्म मैंने मान लिया, और भी लिख सकते हैं आगे चाहे तो अपन a + 3d, ये फोर्थ टर्म आ गया. और अगर हम लास्ट में देखें, मैंने मान लिया ये इसका लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट से पहला वाला क्या होगा, l - d आ जाएगा. और लिखना चाहूं तो l - 2d लिख सकता हूं ना, और लिखना चाहूं तो l - 3d लिख सकता हूं. ये ऐसे टर्म्स को लिख लिया है ना. अब इसमें कोई भी टर्म ले लो आप, बस इस फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे. क्योंकि फर्स्ट टर्म की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फर्स्ट टर्म से इक्वल डिस्टेंस पर टर्म नहीं आएंगी, इधर तो आ जाएगी लेकिन इधर नहीं आएगी, इसलिए फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर रहे. अब जैसे मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, अब ये टर्म, जो भी टर्म्स इससे बराबर डिस्टेंस पर हैं उनका सम करके हाफ कर दो, ये आराम आ जाएगी. तो क्या ये दोनों इससे बराबर डिस्टेंस पर हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये आ जाएगा. आ जाएगा, आ रहा है नहीं आ रहा, देखो. तो जितना उधर जा रहा हूं ना, जितना उधर जा रहा हूं, अगर मैं उसके आगे जा रहा हूं तो जितना डी ऐड कर रहा हूं ना, उतना डी क्या कर रहा हूं, माइनस भी कर रहा हूं ना. मेरी बात समझ में आ गई आप, इसलिए बैलेंस बराबर रहेगा वो. यहाँ निकाल अपन लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू 1/2 Tn प्लस के और प्लस Tn माइनस के. पर ऑब्वियस से बात है k लेस देन n. यानी Tn निकालना है भैया. अब ये चाहे इसको T2 बोले, चाहे T3 बोले, चाहे T4 बोले, Tn प्लस के का मतलब भाई Tn तो मैंने वो टर्म निकालना है, n प्लस के, उससे आगे गया मैं k, पीछे भी आ गया के, नहीं आया समझ में, बस को निकाल सकते हैं ना. कोई भी टर्म हो चाहे हमारे पास, ये ना, जैसे इस टर्म की बात करना, ऐसा नहीं कि इन दोनों की बात कर रहे हैं. इसके बाद क्या आएगा देखो आप, यहां आएगा a + 4d. तो क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, बस उन दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, ये आ जाएगा. आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा. ऐसे ये Tn निकाल सकते हैं अपन यहाँ पर, इसको देख भी सकते हैं ना यहाँ पर. अब Tn प्लस के निकालूंगा तो क्या आएगा, हम सेम एपी की बात कर रहे हैं, क्या जाएगा a + n + k - 1 × d. फिर ये कितना आ जाएगा, a + n - k - 1 × d अपॉन 2. 2 मैंने आगे लिखी रखा है ना, तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये a और a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा. 1/2 मैंने लिखी रखा है ना, क्या जाएगा 2a. अब इनको ऐड कर रहे हैं ना, तो मैंने कॉमन क्या ले लिया यहां से, d कॉमन ले लिया है ना. और जब d कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, k से k कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 2n - 2 बच जाएगा, 2n - 2 और d आ जाएगा. फिर इस 1/2 को अंदर लेके आ जाओ, तो आ जाएगा a + n - 1 × d. तो कोई भी टर्म में लूं, वो टर्म उससे इक्वल डिस्टेंस पे टर्म्स के सम के हाफ के बराबर होगी. तो ये एपी की प्रॉपर्टी कभी निकाल सकते हैं अपन इसको ना, जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज किया जा सकता है ना. नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5. इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, if an AP consists of an odd number of terms, if an AP consists of an odd number of terms, यानी उस AP के अंदर 3 टर्म है या 5 टर्म है या 7 है या 9 है, उनकी जो काउंटिंग है वो ऑड है, मतलब हमारे पास. If an AP consists of an odd number of terms, then the sum of all its terms, आप कैसे लिख रहे हो, मतलब यार गजब है, मतलब यार
ये बच्चा ऐसे लिख रहा है, पेन उन्होंने यूं पकड़ रखा है और ऐसे लिख रहा है। इतना डांटता हूं मैं यार, अभी क्या बोलूं मैं, जानवर समझ जाता है यार इतनी देर में, वो भी बात मानने लग जाता है। और आप लोग तो इंसान हो, भगवान ने दिमाग दिया है यार, ये सोच सकते हो कि हमें अच्छे के लिए डांटा जा रहा है। वो तो हो सकता है जानवर तो इससे डर जाता हो कि यार मुझे फिर मारेगा ये, अभी ये नहीं, पता नहीं क्या चाहता है, इसके बाद मान लो अपन तो इंसान है कि यार मेरे फायदे के लिए डांट रहे हैं, अपन तो इतना सोच सकते हैं कि यार मेरे फायदे के लिए डांटा जा रहा है मेरे को, तब तो समझ में आ सकता है ना हमारे ना। वहां तो उस जानवर को क्या फायदा नजर नहीं आता कि यार ये तो मेरा यूज करेगा अभी, मैं अपना काम करवाएगा, मेरी बात मनवाएगा अपने से ना, मैं ये कहेगा आजा तो आ जाना, जाना पड़ेगा इसके पास। अपन तो कम से कम ये सोच सकते हैं ना यार, टीचर डांट भी रहा है तो मेरे लिए डांट रहा है, मेरे फायदे के लिए डांट रहा है, फिर भी अपन बात नहीं मानते, अपन ऐसा लिख रहे हैं। मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, मजा नहीं आ रहा, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, सही बताओ आप, नहीं है, किसी और चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट बताओ, दिल खोल के बताओ आप, मैं बात करूंगा आपके पेरेंट्स से। हाँ, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, लग तो नहीं रहा यार। मैं कभी लिखता हूँ मैं कभी आलस से लिखता हूँ आपके यहाँ, कितना अच्छा लिखता हूँ देखो मैं, आप एक एक लाइन लिखता हूँ, कितने इंटरेस्ट से लिखता हूँ, जबकि मुझे सब आता है। मुझे एक एक लाइन लिखने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है बताओ मुझे, एक एक लाइन लिखता हूँ ढंग से, मैं आपको बोलता भी ढंग से हूँ, गलती नहीं हो जाए इसके सामने भी रखता हूँ, ताकि हर चीज में प्रिसाइसली बता पाऊँ आपको ना, उसमें कोई काटा पीसी नहीं हो ना, इसलिए कागज भी साथ में रखते हैं ना, मतलब उसको इतना एक्यूरेसी से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट है हमारा उसके अंदर। हम चाहते हैं बच्चा आया तो उसको लगे नहीं कि भाई मेरे साथ चीट किया गया है, उसको ऐसा नहीं लगे, उसको हमेशा लगे कि भाई मैं अच्छी जगह आया हूँ। और आप तो मतलब उसको ऐसा, दिल टूट जाता है मेरा यार, मतलब ऐसा करते हो तो आप, आपकी हरकतें देख के ना, और दिल उसका टूटेगा जो मतलब मेहनत कर रहेगा आपके लिए ना, उसी को तो बुरा लगेगा, नहीं लगेगा। मैं भी ऐसे लिखता हूँ आपसे, मैं भी ऐसे लिखता हूँ मान लो, तो फिर मेरा भी दिल टूटेगा ना, मैं भी ऐसे लिखता हूँ फिर ना, कितना बुरा लगता होगा टीचर को, देखो आप, देखिए आप, मैं पता नहीं क्या लिखा रहा था। If an AP consists of an odd number of terms, then the sum of all its sums is equal to, then the sum of all its sums is equal to number of terms, number of terms, number of terms into middle term, into middle term. into middle term। ये ऐसा नहीं कि मैंने कल भी आपको बताया था, अगर हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे तो भी सवाल होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा बस। प्रॉपर्टी का यूज करने से अगर ये प्रॉपर्टी पता होगी तो फटाफट यूज कर पाएंगे, फटाफट सम निकाल पाएंगे अपने ना, ये अभी अपने आप डिराइव हो जाएगा, अपने आप अपन सवाल करेंगे उससे अपने आप डिराइव हो जाएगा। यानी जब भी अगर हमें लगे कि एपी है, उसकी टर्म्स उनमें काउंटिंग ऑड है, और मुझे उन सबका सम निकालना है, जैसे मान लो एपी के अंदर 99 टर्म्स है और हमें 99 टर्म का सम निकालना हो, तो जो अब तक फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। या अगर मैं मालूम पड़ जाए भाई 99 टर्म्स है, मुझे सम निकालना है, तो सर ने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, नंबर ऑफ टर्म्स को मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पूरी एपी का सम आ जाएगा मतलब। लेकिन एक सवाल करते हैं जैसे, if a1 a2 a3, if a1 a2 a3 and so on are the terms of an AP with non-zero common difference, are the terms of an AP with non-zero common difference, are the terms of an AP with non-zero common difference। मतलब इससे ये, इसमें बात सुने ध्यान से ना, मतलब एपी के अंदर तो है ही विद नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस। नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, ये डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट है ना। कई बार ये गलती हो जाती है उनसे लिखने में ना, भाई अगर वो ये नहीं देंगे, अगर वो सिर्फ बोल दें कि एपी है, तो हम कई बार ये भी मान सकते हैं कि सारी टर्म्स क्या है, सेम है ना, हो सकता है उनका कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाए ना। तो उन्होंने क्लियर बोला है कि भाई दीज आर डिस्टिंक्ट टर्म्स, कई बार डिस्टिंक्ट लिखते हैं, कई बार ऐसा बोलते हैं कि नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ बोला गया है एपी है लेकिन नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस है, यानी हर टर्म अलग अलग है हमारे पास है ना। एंड if a3 बराबर 2 and if a3 बराबर 2 and if a3 बराबर 2 then find sigma I is equal to 1 से लेकर 5 ai, ये हमें निकालना है ना। एक एपी दे रखी है हमें और हमें दे रखा है a3 बराबर 2, then find this sum।
और अभी तो क्या सोचना आसान होता है, क्योंकि पता है, पढ़ा है, समझा है, इससे पे सवाल करा रहे हैं ना। तो जब दोबारा कभी आएगा ना तो एकदम क्लिक करने में दिक्कत आती है फिर ना, और वो हमारी तपस्या काम आएगी फिर उसमें ना। कितना रिवीजन किया है हमने, समय समय पर कितना टच में रखा है, दिमाग में चीजों को कितना रखते हैं अपन, ये सब मैटर करेगा बाद में ना। अभी सवाल करना आसान होता है, पढ़ते वक्त पता होता है इसका यूज करेंगे ना, ये चीज समझाइए, इसी का यूज करके बताएंगे ना, तो यूज करना आसान होता है ना। हो गया आंसर इज 10। निकालना क्या है अपने को, देखो ध्यान से देखो, निकालना क्या है मुझे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5, ये सब मुझे निकालना है ना। कितने टर्म्स हैं, अब क्या काउंटिंग ऑड है, यस, अब मुझे फॉर्मूला पता है ना। फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडिल टर्म, और द मिडिल टर्म थर्ड, तो 5 × 2 बराबर 10, दिस इज द आंसर। अब अगर मान लो ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो क्या मैं सवाल नहीं कर पाता, यस तो भी कर लेता मैं ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगता, मुझे सोचना पड़ता। ये फटाफट कर लिया मैंने ना, ये तो मैंने, ये भी मैंने समझाया है आपको, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मुझे खुद को करना होता तो मैं क्यों लिखता, फटाफट आंसर लिख लेता मैं ना। तो समझाने में टाइम लगता है, ये इस बात को भी समझे आप, मैं एक एक चीज लिखनी पड़ती है मुझे, थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा वेट भी करना पड़ता है मुझे, भाई मैंने जो लिखा है वो समझ में आया नहीं आया आपको ना। अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमें जो भी पूछा गया है ना, ये तो हमसे पूछा गया है, ये हमें दे रखा है, तो नो डाउट जो दिया गया होता है ना सवाल में, वो इतना सफिशिएंट होता है कि उससे काम चल जाता है ना। सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी सफिशिएंट है कि उस इंफॉर्मेशन से जो पूछा गया है वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये हमें दिया हुआ, अब हमें सम निकालना है, तो सम का हम तो ये फॉर्मूला जानते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2 × फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हम जानते हैं ना। इससे कितना आ गया, 5 × A1 + 2D आ गया। अब मैं रुक गया भाई यहाँ, अब ये निकालने के लिए मुझे A1 चाहिए और मुझे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए ना। तो हमारे पास ना तो A1 है ना कॉमन डिफरेंस है, हमने सवाल पढ़ा दोबारा, ना तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो सवाल में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये क्या है, ये A1 + 2D है ना। प्रूव भी हो गया, देखो आप, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडिल टर्म, अपने आप फॉर्मूला प्रूव हो गया ना। है ना, अगर टर्म्स काउंटिंग में इवन होती है ना तो 2 मिडिल टर्म होती है ना, जब टर्म्स काउंटिंग में ऑड होंगी तो मिडिल टर्म एक ही आएगा, और अगर टर्म्स काउंटिंग में इवन है तो मिडिल टर्म 2 आती है ना। उस केस में फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ऐसे लगा सकते हो स्टार लगा के लिए। हो गया क्लियर, प्रूव भी हो गया और आंसर भी आ गया हमारा, यानी प्रॉपर्टी से भी आ गया और बिना प्रॉपर्टी के भी निकाल लिया अपन ने, दोनों से निकाल लिया। अब ऐसे स्टार लगा के लिख लें, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे स्टार लगा लो, नई प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे अपन, ऐसे स्टार लगा के लिख रहे हैं, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ an even number of terms, if an AP consists of an even number of terms, then sum of all its sums, then sum of all its sums is equal to number of terms, number of terms, number of terms, जो भी terms की counting है, and sum of middle terms, sum of middle terms, sum of middle terms, middle terms upon 2, sum of middle terms upon 2, ये फॉर्मूला होता है इसका ना। ठीक है ना, डिराइव कर सकते हैं इसको चाहे तो, वरना याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे इसको निकाला जा सकता है। तो ये हमने एपी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है ना, और अगर हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं, कई बार काम आ जाती है हमारे ना। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा आएगा, 6 आ जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। हाँ, जो भी नंबर आएगा वो नंबर डाल लो अप्रोप्रिएटली, जो भी नंबर। इसको तो अपन ने नया काउंट नहीं करा, इसको वहीं लिख दिया अपन ने ना, इसको नया काउंट कर रहे हैं ना। तो सम और डिफरेंस ऑफ 2 एपीज, द सम और डिफरेंस ऑफ 2 एपीज इज ऑल्सो एन एपी। 2 एपी को ऐड कर दें चाहे उनका डिफरेंस निकाल दें, उससे एक एपी आ जाती है। सम और डिफरेंस ऑफ 2 एपीज इज ऑल्सो एन एपी, या विल ऑल्सो बी एन एपी, ऐसा बोल सकते हैं अपन चाहें तो, वो भी एपी आ जाएगी ना, चाहे उनको ऐड करें चाहे उनको अपन सब्ट्रैक्ट करें, उससे एपी आ जाती है ना। कई बार इसका भी यूज करते हैं सवालों के अंदर। मान लो मैंने मान लिया एक एपी तो हमारे पास ही है ना, कि मान लिया भाई ए प्लस डी है, फिर A + 2D हमारे पास है ना, फिर A + 3D हमारे पास है। एक एपी तो हमने ये मान लिया है ना। एक एपी ये मान सकते हैं B एंड B + D1, B + 2D1, B + 3D1, ये ऐसा आ गया। 2 अलग अलग एपी हमारे पास हैं, इनको ऐड कर दो आप। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो व्हाट वी गेट, क्या आ जाएगा, A + B। ये फर्स्ट टर्म आ गया उसका ना, यहां कितना आ जाएगा, A + B + D + D1, सही बोल रहा हूं। यहां कितना आ जाएगा, A + B और +2 ×
D+D1 आ जाएगा ना, सही है ना। पर 3 टर्म पर्याप्त है पहचानने के लिए ना। क्या ये एपी के अंदर है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? D+D1। तो उनको ऐड कर दिया तो भी एपी के अंदर आ, डिफरेंस निकालूंगा तो भी आ जाएगा। मान लो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो A-B आ गया, या A-B D+D1, A-B 2 × D-D1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? D-D1 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? ऐसे निकाल सकते हैं इसको, मतलब ना लिखते हैं, एक सवाल लिख सकते हैं इसमें ना, इफ ABCD आर इन एपी, इफ A, B, C, इफ A, B, C, D आर इन एपी, यानी दो एपी हमारे पास हो, तो चाहे उनको जोड़ दो चाहे उनको सेपरेट कर दो, उससे रिजल्टिंग सीरीज जो क्वेंज आएगी वो एपी आ जाएगी, आर इन एपी। इफ ABCD आर इन एपी, then prove that A plus B, B plus C, C plus D are also in AP। ये दिखाना है कि ये भी AP के अंदर है ना। अगर ABCD AP के अंदर है तो ये भी AP के अंदर है, ये हमें दिखाना है ना। हो गया ना? भले इसमें प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने, भाई हमें A plus B करना है, B plus C करना है, C plus D करना है। तो सिंस ये चारों नंबर एपी के अंदर हमारे पास हैं, तो अगर ये चारों एपी के अंदर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ABC एपी के अंदर है? सिंस ABC आर इन एपी, ये चारों एपी के अंदर है, तो पहले 3 नंबर भी किसके अंदर है? एपी के अंदर है। क्या बोल सकता हूँ मैं BCD भी एपी के अंदर है, आर ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी के अंदर है। तो ये दो अलग अलग एपी हो गई हमारे पास। अलग अलग मान लो, सेम मान लो, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वही इनका कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी अपने को, सेम में तो दिक्कत आएगी नहीं, अलग अलग होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमने लिया ना, एक का कॉमन डिफरेंस क्या लिया था? एक का D1 लिया था, एक का D लिया था। अब दोनों को जोड़ दो आप, इनको जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? A plus B plus C and C plus D will also be in AP। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं चाहे तो, एक तो ये तरीका हो गया, प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। वरना हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, हमें ये दे रखा है कि ये एपी के अंदर है और ये दिखाना है कि ये 3 नंबर एपी के अंदर है। तो अगर मुझे नंबर एपी में दिखाने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं या तो ये दिखा दूं भाई इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर है, ये दिखा दूं दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है? दिस माइनस दिस आ रहा है, ये दिखा सकता हूं मैं इनके डिफरेंस। तो हमें वो दे रखा है कि वो एपी के अंदर है, तो उन एपी का भी क्या होगा? कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा ना, उस एपी का भी तो कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। वो पता नहीं अपने को क्या है, तो हमने मान लिया इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, क्योंकि स्मॉल डी हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है। तो मान लिया उस एपी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, और अगर कैपिटल डी है तो व्हाट इज बी? बी को क्या लिख सकता हूं मैं? A plus D लिख सकता हूं ना। सी को क्या लिख सकता हूं? A plus 2D लिख सकता हूं ना। सी को लिख सकता हूं मैं A plus 2D, और डी को क्या लिख सकता हूं? A plus 3D लिख सकता हूं ना। ये मैंने ऐसे लिख दिया ना। बस अब इनको कन्वर्ट कर लो, इन सबको A और D में कन्वर्ट कर लो, इन सबको हम A और D में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो ये दिखा दो इसका डबल इनके सम के बराबर, या इनका डिफरेंस निकाल के दिखा दो। सिंस आ गया ना समझ? प्रॉपर्टी से भी कर रहे हैं और बिना प्रॉपर्टी के भी कर रहे हैं ना। प्रॉपर्टी से जल्दी आ गया बस। अब ऐसा दिखा सकते हैं, सिंस A plus B इज इक्वल टू, मैं अगर A plus B को निकालना चाहूंगा तो A plus B कितना आ जाएगा? A तो A है हमारे पास, व्हाट इज B? A plus D, तो ये आ गया 2A plus D। अब मैं B plus C निकाल सकता हूं। B plus C को मैं क्या बोल सकता हूं? A plus D, और C को क्या बोल सकता हूं? A plus 2D। तो ये आ जाएगा 2A plus 3D आ जाएगा ना, सही है ना। और ये C plus D निकालना है मुझे, तो C कितना है? A plus 2D, और व्हाट इज D? A plus 3D। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2A plus 4D आ गया, शायद 5D आ गया, 5D आ गया ना, ये 5D आ गया। अब हमें दिखाना है ये एपी के अंदर है, तो क्या दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस आ रहा है? आ रहा है, और 2D आ रहा है, तो उससे मालूम पड़ गया। ऐसे भी दिखा सकते हैं चाहे तो, इसमें कहीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करा हमने, और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से एक लाइन में आ गया भाई, वो भी एपी थी वो भी एपी है। अब चाहे दोनों को जोड़ दो चाहे दोनों को माइनस कर दो, उससे फटाफट एपी आ जाए। तो ये प्रॉपर्टी का एडवांटेज होता है, मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हम आते हैं अरिथमेटिक मीन पर। अरिथमेटिक मीन, arithmetic mean, if three numbers are in AP, if three numbers या three terms are in AP, या three numbers ही बोल सकते हैं चाहे तो,
If three numbers are in AP, then the middle term is called. If three numbers are in AP, then the middle term is called arithmetic mean of the other two. If three numbers are in AP, then the middle term is called arithmetic mean of the other two. If three numbers are in AP, then the middle term is called arithmetic mean of other two. Other two का मतलब जो उस middle के अलावा जो बचे, एक first वाला और एक third वाला, उनका arithmetic mean बोलते हैं ना. जैसे for example, arithmetic mean जब आएगा, ये term introduce तब होगा जब नंबर किसके अंदर होंगे, AP के अंदर होंगे ना. अगर वो नंबर AP के अंदर है तो उनका arithmetic mean निकाला. जैसे for example 3, 5, 7, क्या ये AP के अंदर है? Yes. Therefore middle term is known as arithmetic mean of 3 and 7, है ना. जब भी तीन नंबर एपी के अंदर है तो मिडिल टर्म को बोलेंगे अपन अरिथमेटिक. यानी जब भी मैं अरिथमेटिक मीन का इंट्रोड्यूस करूंगा ना, अगर मैं अरिथमेटिक मीन का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, अरिथमेटिक सीरीज बन रही है ना. नंबर वो एपी के अंदर है तभी अरिथमेटिक मीन का यूज किया जा सकता है ना. और ऐसा लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी. न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया या सिंबल में डील कर लिया. अगर एबीसी एपी के अंदर है तो बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी. अब हम क्या है, इसके बाद नेक्स्ट आंसर लिखें. इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी, इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी. अभी तो तीन टर्म की बात की ना हमने, जरूरी नहीं तीन हो, और भी हो सकती है. इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी, इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, ये तो तीन नंबर की बात की. इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी, देन ऑल द टर्म्स, इफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी, देन ऑल द टर्म्स which are intermediate, if any number of terms are in AP, then all the terms which are intermediate between the first and the last term, then all the terms which are intermediate between the first and the last term, if any number of terms are in AP, then all the terms which are intermediate between the first and the last term are called arithmetic means, are called arithmetic means. Means होंगे ना फिर तो, एक नहीं होगा, यहाँ तो एक ही था वो ना. Then all the terms which are intermediate between the first and the last term are called arithmetic means between the first and the last term, between the first and the last term. If any number of terms are in AP, then all the terms which are intermediate between the first and the last term are called arithmetic means between the first and the last term. जो भी फर्स्ट और लास्ट के बीच में होगा, अब अगर टर्म काउंटिंग में तीन है तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में टर्म्स कितनी है, एक ही है, तो वैसे इसको बोलेंगे दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 7. अब 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, 3 से अधिक हैं, तो जो भी टर्म्स फर्स्ट और लास्ट के बीच में है, these are known as arithmetic means between the first and the last term. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं ये बोलता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, क्या ये एपी के अंदर है? तो ऑल द टर्म्स विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, जितने भी ये टर्म्स हमारे पास हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, जितने भी टर्म फर्स्ट और लास्ट के बीच में है, these all are known as arithmetic means between 2 and 18. Between 2 and 18. These all are known as arithmetic means between 2 and 18. इसको बोलेंगे this is first arithmetic mean. This is first arithmetic mean. First AM between 2 and 18. Between 2 and 18. This is first arithmetic mean between 2 and 18. इसको बोलेंगे second arithmetic mean है ना. ये second arithmetic mean है. This is second arithmetic mean. Second arithmetic mean between 2 and 18. Between 2 and 18. This is second arithmetic mean between 2 and 18. हो गया क्लियर? ऐसे ऐसे थर्ड अरिथमेटिक मीन आ गया, और फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा ना. और अगर मैं आगे बढ़ा दूं 20 कर दो मान लो, तो these all are arithmetic between 2 and 20. तो इसको बोलेंगे this is first arithmetic mean between 2 and 20. Second arithmetic mean between 2 and 20.
समझ में आ गया ना? ऐसे इनको निकाल सकते हैं। अब इनको निकालना सीखेंगे अपन। अगर टर्म 3 होंगी तो मिडिल टर्म एक ही होगा, वही उनके बीच का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। लेकिन टर्म 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अब इन सबको निकालना है। अब भले ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, ये सेकंड अरिथमेटिक मीन है, इनको अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं, लेकिन बेसिकली है क्या है? एपी की टर्म्स ही तो है, एपी की टर्म्स ही है ना इनको। और एपी की टर्म निकालना आता ही अपने को ना। एपी की टर्म निकालने के लिए टर्म का नंबर चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फटाफट हम किसी भी एपी का टर्म निकाल सकते हैं ना। अब लिखें आप, टू फाइंड सिंगल अरिथमेटिक मीन, टू फाइंड सिंगल अरिथमेटिक मीन, टू फाइंड सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन, टू फाइंड सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, इंसर्ट करना बोलते हैं ना, इंसर्टेड, to find a single arithmetic mean inserted between two given numbers a and b, two given numbers a and b। दो नंबर दे रखे हैं अपने को a और b, और इनके बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना है ना। तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम सिंगल निकालना सीख रहे हैं, फिर दो नंबर गिवन होंगे, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। दो अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, उनको निकालना सीखेंगे ना। तो हमने एज्यूम कर लिया, हमें क्या करना है, दो नंबर दे रखे हैं, इनकी वैल्यू पता होगी, मतलब अपने को अपन जनरलाइज वे में कर रहे हैं ना। अपन ये नहीं बोल रहे कि 3 और 5 के बीच में सिंगल एम निकाल रहे हैं या 10 और 12 के बीच में निकाल रहे हैं। जनरलाइज कर दिया भाई, दो नंबर ए और बी हैं, उनके बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं अपन। तो जो हमें निकालना है उसको एज्यूम कर लो आप। मान लिया कि सिंगल एम को हमने कैपिटल ए मान लिया, लेट कैपिटल ए विद सिंगल एम, लेट कैपिटल ए विद रिक्वायर्ड सिंगल एम। ये मान लिया ये स्मॉल ए और इसमें बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन आ गया ना। लेट कैपिटल ए विद रिक्वायर्ड सिंगल ए एम। और अगर ये सिंगल ए एम है, किन के बीच का एम है? ए और बी के बीच का है ना। तो अगर ये ए और बी के बीच का सिंगल एम है तो एम वर्ड कब आएगा? जब वो एपी है। इसका मतलब तीनों नंबर किसके अंदर आ गए? एपी के अंदर आए। तो एपी है तभी तो एम आया। इसका जब भी मैं अरिथमेटिक मीन वर्ड यूज करूंगा तो वो नंबर किसके अंदर आएंगे? एपी के अंदर आएंगे ना। देयरफॉर ए कोमा ए बी आर इन एपी। भाई अगर वो अरिथमेटिक मीन है तो ये एपी के अंदर आ जाएंगे, इसका मतलब। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ए निकालना है बस। कैसे निकालूं? अगर ये एपी के अंदर है तो 2a बराबर a प्लस बी। तो यहां से आ गया a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 आ गया यहां से। जब भी दो नंबर दे रखे हो और उनके बीच का सिंगल एम निकालना हो तो बड़ा आसान है, दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। ये दो गिवन नंबर के बीच सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना आ गया। निकाल सकते हैं अपन। तो फाइंड सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 and 14। फाइंड सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 and 14। कितना आ गया? 21/2 आ गया ना। 21/2 आ गया। सिंगल अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7 प्लस 14 अपॉन 2, दैट इज 21/2 एंड दैट इज 10.5। ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड अ सिंगल नंबर which when inserted, सवाल सुने ध्यान से, find a single number which when inserted between 7 and 14 will make it an AP। तो एक ही तो बात हो गई, वो सिंगल नंबर निकालना है, इनके बीच में इंसर्ट किया जाए, उससे एपी बन जाए ना। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब क्लियर हो गया ना आपको? तो जब भी दो नंबर हो सिंगल एम निकालना हो, दोनों को जोड़ दो और उसको आधा कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर दिए गए होंगे, उनके बीच में एक से अधिक अरिथमेटिक मीन निकालना सीख रहे हैं अपन। दो अरिथमेटिक मीन निकालने हो, 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हो, 4 निकालने हो, 10 निकालने हो, तो जनरलाइज वे में सीख रहे हैं अपन। n अरिथमेटिक मीन निकालना सीख रहे हैं अपन। देखो, टू फाइंड n अरिथमेटिक मीन्स, टू फाइंड n अरिथमेटिक मीन्स inserted between two given numbers a and b। इनके बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, एन अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। अब पहले अपन सिंगल निकाल रहे थे, तो जैसे उस सिंगल को उनके बीच में इंसर्ट किया तो सीरीज क्या बन गई? एपी बन गई। अब कितने निकालना है? एन। एन का मतलब कम से कम दो निकाल रहे हैं अपन। सिंगल तो निकालना है क्या ना अपने को? दो अरिथमेटिक मीन निकालने हो, 3 निकाल, जनरलाइज वे में कर रहे हैं, मतलब एन निकाल रहे हैं अपन। तो वहां एक निकालना था तो कैपिटल ए मान लिया। अब यहाँ कितने निकालने हैं? एन। तो A1 A2 और an ऐसे मान लिया कि n अरिथमेटिक मीन हमारे पास है। तो लेट A1 A2 A3
अप टू एन। बी एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ये मान लिया भाई ये हमें एन अरिथमेटिक मीन निकालना है। लेट A1 A2 A3 एन बी एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। उनके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब अगर ये उनके बीच में अरिथमेटिक मीन है तो अगर मैं इन एन नंबर्स को ए और बी के बीच में रख दूंगा तो जो n+2 नंबर बनेंगे वो किस में आ जाएंगे? वो एपी के अंदर आ जाएंगे ना। देयरफॉर A, A1, A2, A3 अप टू an। कोई an-1 भी आ सकता है यहां और an b आर इन एपी। ये एपी के अंदर आ गए, ऑब्वियस सी बात है। अब सवाल में हमें दिया हुआ क्या है? सवाल में हमें दिया हुआ एक तो ए के बारे में जानकारी है, एक बी के बारे में जानकारी है, और ये जानकारी है कि हमें ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें, यानी मीन की काउंटिंग पता है अपने को, एन मीन इंसर्ट करने हैं ना। अगर 2 मीन इंसर्ट करने होंगे तो एन बराबर 2 हो जाएगा, 3 मीन इंसर्ट करने होंगे तो एन बराबर 3 हो जाएगा, और 4 मीन अगर इंसर्ट करने होंगे तो एन बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें इन सबको निकालना है, और मैंने बोला भी जो भी अपन कैलकुलेट करते हैं ना, वो जो वैल्यू आएगी वो उन्हीं के टर्म्स में आती है जो सवाल में दिया गया हो। सवाल में क्या दिया हुआ है? एक तो ए दिया गया है, एक आपको बी दिया गया है, और ये दिया है कि इनके बीच में हम एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं ना। तो जो भी ये A1 A2 A3 आएंगे ये सब इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बी, या इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन आएंगे हमारे पास। अब हम जानते हैं हमें ये एपी का ये निकालना है, एक तो A1 निकालना है। ये A1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन तो है, लेकिन ये इस एपी का कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म निकालना हो चाहे थर्ड टर्म निकालना हो, अगर एपी का फर्स्ट टर्म मेरे पास है तो मुझे कोई सा भी टर्म निकालना हो, मुझे उस एपी का क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब हमें पता नहीं है वो कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अबव एपी। एक बार इसका कॉमन डिफरेंस अगर मुझे मिल गया तो बस मेरा काम चल जाएगा। कॉमन डिफरेंस को लगातार मैं ऐड करता रहूंगा तो उसके बाद में एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अबव एपी। ये जो एपी लिखी है इसका कॉमन डिफरेंस डी मान लिया हमने, स्मॉल डी। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अबव एपी। अब अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, मुझे डी निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए, बी और एन। कैसे निकालें? देखो इस एपी का ये तो फर्स्ट टर्म है भाई, ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है यहां से यहां तक? एन। ये n+1 और ये, तो इस एपी का n+2 टर्म कौन सा है? बी। तो मैं लिख सकता हूं सिंस Tn+2 इज इक्वल टू, सिंस Tn+2 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? a प्लस n+1 इंटू डी। सही लिख रहा हूं मैं भाई? अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, कॉमन डिफरेंस को हमने मान लिया, और हम जानते हैं ये जो एपी है इसमें टर्म्स की काउंटिंग कितनी है यहां से यहां तक? n+2, एंड दिस इज n+2 टर्म। हमें पता है ये तो n+2 टर्म का फॉर्मूला हो गया भाई। इस एपी का फर्स्ट टर्म अगर a है और कॉमन डिफरेंस मैंने डी एज्यूम कर लिया तो ये Tn+2 टर्म का फॉर्मूला ही हो जाएगा। नाउ व्हाट इज Tn+2? b। तो b को रख दो आप, b इज इक्वल टू b। देयरफॉर b इज इक्वल टू a प्लस n+1 इंटू डी। बस यहां से d निकल जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू p माइनस a अपॉन n+1। सवाल में a और b आपको दिया हुआ होगा। व्हाट इज n? n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। जितने मीन हमें इंसर्ट करने हैं, अगर हमें 2 मीन इंसर्ट करने होंगे तो n बराबर 2 रख देंगे। 3 अरिथमेटिक मीन निकालने होंगे n बराबर 3 रख देंगे। 4 अरिथमेटिक मीन निकालने n बराबर 4 रख देंगे। तो इस एपी का क्या निकाल लिया बच्चों हमने? कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। आगे ना ये ए की टर्म्स में आया है, बी की टर्म्स में आया है, या नंबर ऑफ मीन की टर्म्स में आया है। इस एपी का अगर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मुझे A1 निकालना है। A1 कौन सा टर्म है एपी का? सेकंड। इसमें डी को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। इसमें डी को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। इसमें डी को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। इसमें से डी को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। इसमें से डी को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो मान लो मुझे A1 निकालना है, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। मीन तो फर्स्ट है, टर्म कौन सा है? टर्म सेकंड है। तो क्या आ जाएगा? a प्लस डी आ जाएगा। और डी की वैल्यू हमने निकाली रखी है, डी निकाल रखा है ना बच्चों हमने, उस डी को रख देंगे यहां से, अपने आप आ जाएगा। अब A2 क्या है? मीन तो दूसरा है, टर्म कौन सी है बच्चों? थर्ड है। तो a+2d आ जाएगा ना, a+2d आ जाएगा। इसके अंदर फिर डी ऐड कर दिया। A3 निकालना हो तो a+3d आ जाएगा ना, क्योंकि ये फोर्थ नंबर का टर्म है ना, और फोर्थ नंबर के टर्म में क्या आएगा? 3d आएगा ना। अब मुझे निकालना है मान लो an, मुझे निकालना है an। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? एक तो ये बोल सकते हैं कि n+1th नंबर का टर्म है,
या बी में से क्या करो, बी में से डी को माइनस कर दो, ये जो बी लिखा हुआ है ना इस बी में से माइनस कर दो। भाई आगे जा रहा हूं तो क्या कर रहा हूँ, डी ऐड कर रहा हूँ, इसमें डी ऐड किया तो ये आया, इसमें डी ऐड करूंगा ये आएगा। अब मुझे ये निकालना, तो बी में से डी को माइनस कर दो चाहो। समझ में आ रहा है? हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बी माइनस डी, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये मीन तो एन नंबर का है लेकिन टर्म कौन सी है, एन प्लस वन टर्म। और एन प्लस वन टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन डी, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। अगर मुझे ये निकालना होता, मान लो मुझे ये निकालना हो ए एन माइनस वन, तो ये कैसे निकाल सकता हूं, बी में से टू डी माइनस कर दो, इसमें से फिर डी माइनस कर दो, बी माइनस टू डी आ जाएगा ना। ये देखो मीन तो कौन सा है, एन माइनस वन एथ, लेकिन टर्म कौन सी होगी, एन टर्म होगी ना। और एन टर्म निकालना आता है अपने को, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो एक बार बस कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लिया हमने, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एन क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, रट सकते हैं। क्या हुआ? टी एन प्लस टू बी के साथ सोचो थोड़ा बहुत आप भी, मैंने बताया भी तो आपको, बताया भी मैंने आपको। ये टर्म्स कितनी है काउंटिंग में, अरे बताओ तो जल्दी समझ लिया करो ना, फिर मेरी बात सुना करो बस आप मन से, समझ में आने की गारंटी मेरी है, लेकिन गारंटी इस बात की सुनना पड़ेगा आपको। बस सुनोगे नहीं तो कैसे समझाऊंगा मैं, आप तो कान में रूई लगा के आ जाओ, अब सर समझ में आना चाहिए मेरे, कैसे समझ में आएगा? मेरी बात सुनते रहो आप, फिर समझ में नहीं आया मैं जिम्मेदार हूं उसका, और ऐसा होगा ही नहीं कि अगर आप मेरी बात सुन ली आपने और वो समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तो मुझे विश्वास है अपने आप के ऊपर। तो जब आपको लगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ये गौर करना है, क्या मैंने सर की बात सुनी थी, क्या मैं होमवर्क करके आया था, क्या मैं रोज क्लास में आया था, क्या मैं क्लास में बैठा था, क्या मैं सही नोट कर रहा था या ऐसे नोट कर रहा था, ये बात सोचनी है अपने आप से। फिर इन सब के जवाब मिले यस, कि हाँ मैं क्लास में भी था, मैं सुन भी रहा था, मैं रोज भी आता हूँ, मैं होमवर्क भी करता हूँ, मैं नोट भी ढंग से करता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, बस फिर क्रांति कर दो मेरे खिलाफ, इससे नहीं पढ़ना। मैं क्रांति करने की छूट भी दे रहा हूं आपको, नहीं दे रहा, क्रांति करने की छूट भी है आपको, फिर क्रांति कर दो मेरे खिलाफ आप, इससे नहीं पढ़ना। दुनिया में सबसे पढ़ लेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतने सारे फैक्टर हैं फिर भी समझ में नहीं आता, टीचर खराब है इसका मतलब, ऑब्वियस सी बात है नहीं। लेकिन वो सारे फैक्टर अगर सही हैं और फिर समझ में नहीं आया तो टीचर जिम्मेदार है फिर, और ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हमें विश्वास है कि ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया ना आपको? ऐसे निकाल लिया तो सारे मीन निकालने आ गए, सिर्फ हमें क्या निकालना आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। उसका भी तरीका बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया आपको कि रट लो, उसको निकाल के बताया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, वेयर एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अरिथमेटिक में। अब सवाल करते हैं अपन, लिखो आप, अब इसका यूज करके सवाल करते हैं। insert 20 arithmetic means, insert 20 insert 20 arithmetic means between 2 and 86, between 2 and 86, insert 20 arithmetic means between 2 and 86, मतलब हमें 20 नंबर इनके बीच में इंसर्ट करने हैं जिससे वो सीरीज क्या बन जाए, एपी बन जाए, मतलब ये निकालना है। इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 86। बिल्कुल कंसेप्चुअली चल सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं, देखो सोचने में, समझने में, लंबे समय तक याद रखने में, इन सब में आपके परिश्रम की आवश्यकता है ना। मेरी जिम्मेदारी वहीं तक होती है, मेरा काम पर समझाना है आपको, आपके समझ में आ जाना चाहिए ना, उसको लंबे समय तक याद रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी में आता है। हो गया? मतलब हमने मान लिया हम सिस्टमेटिकली भी चल सकते हैं चाहे तो, वैसे अपने आप को समझाते चलो। 20 अरिथमेटिक मीन निकालने, तो मान लिया एक A1 है, फिर मान लिया एक A2 है, फिर मान लिया एक A3 है, फिर हमने मान लिया एक A20 है, और फिर मान लिया ये 86 है ना। ये 20 अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब इन सबको निकाल के बताना है मुझे, मैं कब निकाल पाऊंगा इनको? फिर अपने आप से सवाल कर रहा हूं बार बार, कब निकाल पाऊंगा? जब कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस किसी ज्यादा फॉर्मुला मैंने याद कर रखा है, तो ये तो A हो गया, ये B हो गया, तो A बराबर कितना है यहाँ पर? A बराबर 2 है, B बराबर कितना है? 86।
नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन 20, और डी का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, निकाल के बताया ना आपको। तो सिंस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, अपॉन एन प्लस वन, ये आ जाएगा एन प्लस वन। तो बी माइनस ए कितना है 84, एन प्लस वन 21, डी बराबर 4 आ गया। मतलब 4 जोड़ते जाओ लगातार, तो ये ऐसे निकाल लिया। A1 कैसे निकाला भाई, 4 जोड़ दिया 6 आ गया, फिर 4 जोड़ दो, फिर 4 को ऐड कर दो, फिर 4 को ऐड कर दो, और अब मुझे निकालना है मान लो A20। तो ये निकालो भाई, ये मीन तो 20 है, टर्म कौन सा है 21st, या उसकी जरूरत नहीं है भाई, इसमें से 4 कम कर दो बस आप, 82 आ गया ना। ये निकालो कि 21st टर्म है, टर्म कौन सा 21st, तो A प्लस 20D हम ऐसे भी निकाल सकते हैं चाहे तो। ऐसे क्यों निकालें, लेकिन समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, 4 कम कर दो पीछे, वरना यहां से भी निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A बराबर 2, D बराबर कितना आया 4 आया, 80 आ गया, 82 आएगा ना। इसके पहले वाला निकालना हो तो इसमें से फिर 2 कम कर दो, फिर इसमें से 4 कम कर दो, तो ये 78 आ जाएगा अपने पास, है ना। अब या फिर ये जिसे मैंने लिखा है ना आपको, अपन चाहे तो भाई क्या होता है एक्चुअली, जरूरी फॉर्मूले याद रखे जाए। हमारा माइंड बहुत तेज चलता हो ना, हमारा माइंड बहुत तेज चलता है, मैं कैलकुलेट बहुत अच्छा कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में मेरे मिस्टेक कम से कम होती है, मैं सवाल जब सामने आता है तो घबराता नहीं हूँ, सोचने समझने की शक्ति रहती है मेरे अंदर ना, फिर रटने की जरूरत नहीं है, फिर चीजों को याद मत रखो बोले आप, लेकिन चीजों को याद रखने से एडवांटेज तो मिलता है, फॉर्मूला याद रखने से एडवांटेज मिलता है, वरना अपन कंसेप्ट का फॉलो करके भी निकाल सकते हैं ना। कंसेप्ट क्या है भाई, टर्म्स कितनी है काउंटिंग में, जिससे वो हमने डी निकाला था ना, वही कंसेप्ट लगा दो, टर्म्स कितनी है, एंड विच इज द 22nd टर्म। तो सिंस T22 इज इक्वल टू A प्लस 21D, व्हाट इज T22, 86, बस यहां से निकाल दिया, जहां से वो फॉर्मूला आया था ना वही हमने यूज कर लिया ना, बस यहां से दिया, ये तो आ गया अल्टीमेटली, ये आ गया अल्टीमेटली, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखने का एडवांटेज है ना, फटाफट कैलकुलेट कर लिया और उसको निकाल लिया हमने। लेकिन एक सवाल लिखे ना, if n arithmetic means are inserted, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80, between 20 and 80, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that the ratio of the first mean to the last mean, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80, such that the ratio of the first mean to the last mean is 1:3. Ratio of the first mean to the last mean is 1:3. Then find the value of n. Then find n. Find n का मतलब कितने मीन हम इंसर्ट करें, 20 और 80 के बीच में कितने मीन इंसर्ट करें कि फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशियो जो है वो 1:3 आ जाए ना, ये अपने को निकालना है ना। मीन निकालना आ गया अपने को, मीन निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी है ना, हमने निकाल के भी देखा है, अभी दोबारा भी निकाल के बताया मैंने आपको। अब हमें n निकालना है, और उसके लिए दिया हुआ है जो भी फर्स्ट मीन हमारे पास होगा और जो लास्ट वाला होगा उनका जो रेशियो है दैट इज 1:3, इसका यूज करके हमें n निकालना है ना, यू टू फाइंड n। फर्स्ट मीन भी हमें निकालना आता है और सेकंड लास्ट वाला मीन भी हमें निकालना आता है। मीन कुछ भी नहीं है, एपी की टर्म्स ही हैं, और उनके लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए बस अपने को ना। हो गया, n निकालना है अपने को बस। सवाल को सिस्टमेटिक लिखना भी आना चाहिए ना, वो लिखना धीरे धीरे आता है, ऐसी बात नहीं है ना। लगे रहते हैं ना अपन किसी चीज के पीछे, टीचर की बात सुनते रहो, टीचर कैसे करके बता रहा है ना, कैसे बोल रहा है, कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी बात को पकड़ते रहो आप, और लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो आएगा अपने को, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये सवाल लिख लिया हमने, 20 मीन हमने इंसर्ट कर दिए। अब जो जानकारी दे रखी है वो ये है, एक तो सवाल में ये दिया हुआ था कि 20 और 80 के बीच में n अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर रखे, तो n दिखा दिए हमने ऐसा करके। और क्या दे रखा है,
सवाल में दिया हुआ है कि फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशो 1:3 है। ये दो जानकारी हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है ना। अब एन निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसमें कहीं कहीं ना कहीं हम एन को इंट्रोड्यूस करेंगे और कैलकुलेट करके एन की वैल्यू निकाल लेंगे ना। अब हमें फर्स्ट मीन निकालना आता है, फर्स्ट मीन निकालना हो चाहे सेकंड मीन निकालना हो चाहे लास्ट मीन निकालना हो, इन सबके लिए क्या निकालना होगा, कॉमन, और कॉमन डिफरेंस निकालना जानते हैं हम। तो सिंस कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अपने आप को समझा रहे हैं ना कि एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है, और यही हमें निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास 80 है, बी हमारे पास 80 है, ए हमारे पास 20 है शायद, और दैट इज 60 + 1 अपॉन n + 1, क्या जाएगा 60 अपॉन n + 1। डी इज 60 अपॉन n + 1, दिस इज 60 अपॉन n + 1। हमें n निकालना है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस इक्वेशन के अंदर हम n इंट्रोड्यूस करें, n को इंट्रोड्यूस कर लेना। तो देखो अब या तो ये में a1 तो सेकंड टर्म हो गया, मैं क्या इसे a1 को ऐसे लिख सकता हूँ 20 + d, व्हाट वी कैन से अबाउट an 80 - d। अपन जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट करें, हाँ हम जानते हैं बात कि ये मीन तो कौन सा nth नंबर का है, लेकिन टर्म कौन सी है, n + 1, तो हम इसको n + 1 टर्म का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, जरूरत ही नहीं है उसकी ना भाई। हम d की वैल्यू जानते हैं, d हम इन टर्म्स ऑफ n जानते हैं। अब कोशिश ये रहेगी यहां से d निकाल लो और d को वहां रख दो ना। अगर मुझे ये निकालना होता तो क्या बोलता मैं इसको, ये 80 - d है, ये 80 - 2d है, ये क्या होता 80 - 3d हो जाता हो, ताकि d की टर्म्स में निकाल लिया, तो वो आ गया 80 - d, and that is equal to 1/3. So we get 60 and plus 3d is equal to 80 - d, and that is 4d is equal to 20. What is d? 5. Or what is d? d is 60 upon n plus 1. थोड़ा आसान रहा, मतलब इक्वेशन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं किया हमने ना, बस यहां से निकाल लेंगे। तो n + 1 is equal to n + 1 = 12, hence n = 11। इस आंसर का मतलब क्या हुआ, इस आंसर का मतलब ये हुआ कि 20 और 80 के बीच में आपको 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशो 1:3 के बराबर आएगा, तब जाके फर्स्ट और लास्ट का रेशो 1:3 आएगा, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं तो लिखें, इसमें एक सवाल लिखें, प्रूव दैट द सम ऑफ n arithmetic means, prove that the sum of n arithmetic means, sum of n, prove that the sum of n arithmetic means inserted between a and b is equal to n into a plus b/2. Prove that the sum of n arithmetic means inserted between two given numbers a and b is equal to n into a plus b/2. ये प्रूव करना है अपने को ना, कि अगर दो नंबर a और b हैं, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, तो जो n अरिथमेटिक मीन आएंगे उन सबका सम n/2 into a plus b के बराबर आएगा। और इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है, फॉर्मूले की तरह इसको अपने को याद भी रखना है ना, इस पे स्टार लगा लेना, इसको याद रखने की कोशिश भी करनी है ना, कि अगर दो नंबर a और b हैं, उनके बीच में मैं n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं, तो उन सबका सम जो आएगा दैट इज n into a plus b/2। बड़े आसानी से निकाला जा सकता है उसको ना, हमें अरिथमेटिक मीन निकालना आता है, अरिथमेटिक मीन से क्या बनती है, एपी बनती है, हमें एपी का सम भी निकालना आता है ना, हमने अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस भी निकाल रखा है, सभी कुछ हमने कैलकुलेट कर रखा है ना। अब ये प्रूव करना है कि वो अरिथमेटिक मीन का सम ऐसा निकाला जा सकता है। यहाँ एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। अगर मुझे 10 अरिथमेटिक मीन का सम निकालना होगा तो मैं लिखूंगा 10 इंटू, और व्हाट इज a plus b/2, a plus b/2 इज सिंगल अरिथमेटिक मीन। अगर दो नंबर a और b हैं तो उनके बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या आएगा, a plus b/2 आएगा। वो भी निकाल के बताया ना मैंने आपको क्लास में। बस ऐसे निकल सकते हैं भाई, हमारे पास a है, एक अरिथमेटिक हमने a1 मान लिया, एक को a2 मान लिया, एक को a3 मान लिया, एक को an मान लिया, और ये हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये दो नंबर a और b थे, ये इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन आ गए, और हमें इन सबका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इन सबका सम निकाल सकते हैं हम, सिंस a1 प्लस, अब ये से क्या बन रही है, ap तो बन रही है हमारे पास, ये ap की टर्म्स कितनी हो गई, ये n टर्म्स हो गई। अब मुझे ap की n टर्म का सम निकालना है, इसे निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, फर्स्ट टर्म n प्लस लास्ट टर्म। भाई मुझे यहां से यहां तक ऐड करना है, तो ये ap का फर्स्ट टर्म है, ये ap का लास्ट टर्म है। अब क्या मैं a1 को निकाल सकता हूं, व्हाट वी कैन से अबाउट a1, a प्लस d, ये तो a1 आ गया ना। मान लिया भाई ये जो भी एपी हमारे पास है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस d है, वो अलग बात है, d निकालना भी आता है हमें,
निकाल के बताया भी, मैंने बार बार बताया भी आपको। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो हमने ए1 को ऐसे लिख दिया ना, व्हाट वी कैन से अबाउट ए एन, बी माइनस डी। तो डी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसमें ना, इसमें डी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमने, डी कट जाएगा डी से डी है ना। एंड व्हाट वी गेट, दिस इज एन बाई टू और इंटू ए प्लस एल, दिस इज एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ऐसा निकल जाएगा एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए प्लस बी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम चाहें तो, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, नंबर ऑफ एम्स। जितने मीन का सम निकालना है उनकी काउंटिंग है। और व्हाट इज ए प्लस बी, सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। जो गिवन नंबर है उनके बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन आ गया है ना। सिंगल अरिथमेटिक मीन को आप नंबर ऑफ मीन से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। ऐसा निकाला है। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं अपन ना, कल शायद हमारी क्लास नहीं है ना, जब भी होगी मतलब क्लास तब कंटिन्यू करते हैं ना। तो होमवर्क लिखें आप जो करके लाना है ना, होमवर्क में शीट मुझे आपकी दो है ना, क्योंकि वो कहीं मिसमैच आ सकता है ना, हल्का सा वो क्या है, थोड़ा सवाल ऐड हो जाता है ना उसमें। तो सबके पास वही शीट होगी जिसमें एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में हमारे पास 81 सवाल है। सबके पास वही शीट है ना, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में 81 सवाल है हमारे पास। ये तो क्या, पेपर बहुत सारे होते हैं ना आजकल, इससे सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना। या आपके करने के लिए, मेरे करने के लिए नहीं है ना, वो आपके करने के लिए डाल रखे हैं ताकि आपको तजुर्बा होता जाए और आप करते जाओ, और आपको लगता जाए कि भाई ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जी मेंस के अंदर। तो सीक्वेंस के अंदर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में सीक्वेंस की शीट, इसमें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें मेरे हिसाब से हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे शायद है ना। पढ़ा तो है हमने, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पार्ट 2 पर आ जाते हैं अपन, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर A5 कर सकते हैं हम, पार्ट 2 का A5। पार्ट 3 पर आ जाते हैं बना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। इसमें हम A3 कर पाएंगे ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। मिक्स सवाल ज्यादा है इनमें ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा बताऊंगा नहीं मैं आपको ना, आज सवाल कराया ना मैंने इस तरह का आपको, तो ये अपने आप करने की कोशिश करनी है आपको ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मैंने आज बताया इस तरह का सवाल आपको। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में चेक करते हैं कोई सवाल मिल जाए करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लिया ना हमने शायद। फोर्टीन करना है इसमें ना। ट्वेंटी 24 करना है। 26 करना है। 27 करना है। 29 करना है। डीबीबी कहाँ तक कर लिया हमने ना, डीबीबी, डीबीबी का मॉड्यूल होगा ना अपने पास, देना। उसमें एक तो कुछ सवाल बचे हुए थे हमारे एपी के शायद, वो अपन कर लेंगे, मैं दे दूंगा एक साथ। डीबीबी का मॉड्यूल है, इसमें शायद हमने डीबीबी
16 तक कर लिया, कहाँ तक कर लिया? 15 तक कर लिया ना? हाँ तो मेरे हिसाब से हम शायद 15 वाला कर लिया हमने ना, 16 वाला नहीं किया हमने। तो 16 वाले की जगह हम 70 वाला कर सकते हैं क्या? हाँ 17। हाँ तो डीबीबी नंबर 17 करना है आप लोगों को, डीबीबी नंबर 17 ये करके लाने हैं आप, ठीक है ना? 17 पहले करना है, वो 16 भी कर लेंगे बाद में, अभी 17 करना है आप लोगों को, ठीक है ना? ये सवाल करके लाने हैं आप लोग। हाँ ऐसे गिनाओ मत आप यार, वो रह गया, वो रह गया, ऐसे गिनाओ मत।